स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे एक्डाइसिस इन रेप्टाइल्स, यानी बेसिकली जो स्किन ऊपर वाली है उसको ये मोल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू उतार देते हैं और उसके नीचे जो है नई वाली स्किन वो ग्रो करके उसकी जगह ले लेती है। ब्लड सप्लाई जो है इसकी आउटर वाली स्किन जो जिसको हम केराटिनाइज स्किन कहते हैं उसकी तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होती है और वो डेड सेल्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ द लिम्फ बिटवीन द इनर एंड आउटर एपिडर्मल लेयर लूजन्स द आउटर एपिडर्मिस। उसके बाद क्या है कि उस आउटर डेड एपिडर्मल लेयर के नीचे कुछ लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। उन लिम्फेटिक वेसल्स में से लिम्फ जो है उसका जो लिक्विड है वो मूव करके बाहर आ जाता है और आउटर एपिडर्मल लेयर और इनर वाली जो लेयर है उनके दरमियान में कुशन की तरह से भर जाता है। Ecdysis generally begins in the head region and in snakes and many lizards the epidermal layers come off in one piece। यानी अमूमन ये होता है कि हेड रीजन से स्टार्ट होता है ये फ्लूइड उसके अंदर भरना और फिर टेल तक एक्सटेंड करता है। और इसमें यह है कि अमूमन सांप या जो छिपकलियाँ हैं उनके अंदर एक ही पीस की फॉर्म में जो उसके ऊपर का कवर या ऊपर की स्किन उतर जाती है मोस्टली केसेस के अंदर। इन अदर लिजर्ड स्मॉलर पीसेस ऑफ स्किन फ्लेक ऑफ। कुछ ऐसे भी केसेस हैं, ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जिनमें टुकड़े टुकड़े करके या स्मॉल पीसेस की फॉर्म में जो है वो स्किन उतरती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्डाइसिस वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर एंड इट इज़ ग्रेटर इन जुवेनाइल्स दैन एडल्ट्स। तो उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि एक एनिमल के लाइफ साइकिल के अंदर या पूरी लाइफ स्पैन के अंदर जितने मोड्स लेता है वो दूसरे से मैच करता हो या सिमिलर हो, बल्कि हर एक का लाइफ स्टाइल जो है उसके मुताबिक ये मोड्स के जो साइकिल्स हैं या मोड्स की जो तादाद है वो फिक्स होती है। और अमूमन जो है वो जुवेनाइल्स के अंदर या इमेच्योर स्टेजेस के अंदर ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि जुवेनाइल स्टेजेस ने आगे मेच्योर होना है या ग्रो करना है। नाउ इज़ द नेक्स्ट रेलेवेंट टॉपिक ऑफ सपोर्ट एंड मूवमेंट। मीन्स कि हम इसमें देखेंगे कि उसका एंडोस्केलेटन कैसा है बॉडी का और उसके साथ फिर मूवमेंट्स की यानी लेग्स की कोऑर्डिनेशन किस तरह से है उस स्केलेटन के साथ। बेसिकली सपोर्ट एंड मूवमेंट में हम डिस्कस करते हैं एक वर्टिब्रेट का उसका वर्टिब्रल कॉलम और प्लस उसके पेक्टोरल पेल्विक गर्डल्स और फिर उसके लिम्स की फॉर्मेशन जो कि उसकी सपोर्ट भी होती है उसकी बॉडी की और उसको लोकोमोटरी ऑर्गन्स की भी प्रोविजन होती है। The skeleton of snakes, amphibians and turtles show modifications. However, in its general form, the reptilian skeleton is based on one inherited from the ancient amphibians. देखा जाए तो रेप्टिलियन कैरेक्टर्स भी कुछ इसके अंदर पाए जाते हैं, हर एक के अपने अपने मखसूस हैं। जैसे स्नेक की बॉडी डिफरेंट है, टर्टल्स की बॉडी डिफरेंट है, एम्फिबियंस यानी वर्म लिजर्ड्स की बॉडीज़ डिफरेंट हैं। हर एक के अंदर अपनी कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस हैं। लेकिन अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको नज़र आएगा कि जैसे हमने पीछे एम्फीबियन के अंदर उनका एंडोस्केलेटन पढ़ा था, सेम उसी पैटर्न के ऊपर इनका भी एंडोस्केलेटन जो बेसिक फार्मूला है वो उसके ऊपर ही डेवलप करता है जैसे एम्फीबियंस के अंदर था। द स्केलेटन इज़ हाईली ऑसिफाइड टू प्रोवाइड ग्रेटर सपोर्ट। अब डिफरेंस क्या है कि एम्फीबियन में हमने देखा था देयर स्केलेटन इज़ लाइट इन वेट, उनका वज़न हल्का था स्केलेटन का, लेकिन इनके अंदर क्या है कि बोन्स ज़्यादा ऑसिफाई हुई हुई हैं। मतलब ये कि बोनी कंटेंट इनके अंदर ज़्यादा है, खोखली नहीं है या फिल्ड हैं बोन्स। तो इनकी जितनी हड्डियाँ वज़नी हैं उतनी ही इनको ग्रेविटी के साथ सपोर्ट मिलती है और उनका पॉस्चर जो है वो मेंटेन रहता है। द स्कल इज़ लॉन्गर दैन दैट ऑफ एम्फीबियंस। स्केलेटन अगर याद करें आपको एम्फीबिया के अंदर जो है वो फ्रॉग की एग्जांपल ले लें, उसकी स्कल छोटी सी है, जबकि इनके अंदर हमने जाइंट रेप्टाइल्स जैसे डायनासोर्स वगैरह या मुख्तलिफ बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे क्रोकोडाइल्स हैं, तो उनके अंदर अगर आप देखें तो उनकी स्नाउट है, उनकी स्कल जो है वो लंबूतरी है, उसकी इलोंगेटेड स्कल है। तो एम्फीबियन के मुकाबले में स्कल का साइज़ ही काफ़ी बड़ा है। एंड अ प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड द सेकेंडरी पैलेट पार्शली सेपरेट्स द नेजल पैसेज फ्रॉम द माउथ कैविटी। दूसरी इसके अंदर जो हमने एडेप्टेशन पढ़ी थी, पहले भी हमने देखा था कि जैसे क्रोकोडाइल्स की एग्जांपल में हमने पढ़ा कि पानी के अंदर सबमर्ज रहते हुए भी वो आराम से रेस्पायर कर सकते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नेज़ल कैविटी उनकी माउथ कैविटी से सेपरेट हुई हुई है विद द हेल्प ऑफ अ सेकेंडरी पैलेट। एक बोनी प्लेट है जो कि उसकी नेज़ल कैविटी और माउथ कैविटी के दरमियान में एक्सटेंड करती है, जो कि दोनों कैविटीज़ को अलग अलग कर देती है और इस तरह से वो सबमर्ज फॉर्म में भी आराम से सांस ले लेते हैं। ये रेप्टाइल्स का बेसिकली सेकेंडरी पैलेट है, एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि उसकी नेज़ल कैविटी और उसकी माउथ कैविटी दोनों को सेपरेट कर देता है। एज़ फार एज इट्स ओरिजिन इज़ कंसर्न्ड, इसमें हमने यही देखा था कि सेकेंडरी पैलेट या ये जो बोनी प्लेट है ये सबसे पहले ऑर्कोसौरिया लीनियज के अंदर इसका एवोल्यूशन हुआ था।
इसमें हमने ये देखा कि जो एनिमल, जो रेप्टाइल्स पानी के अंदर सबमर्ज फॉर्म में रहते हैं, उनके अंदर अगरचे वो उनकी माउथ कैविटी जो है वो सबमर्ज भी रहे या उनके मुंह में अगर कोई फूड पार्टिकल्स भी हों, कोई शिकार भी पकड़ा हुआ हो इवन उन्होंने, तो उस सूरत हाल में भी वो आराम से नेज़ल कैविटी के थ्रू रेस्पायर कर सकते हैं, गैसेस का आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं। Longer snouts also permit the greater development of olfactory epithelium and increased reliance on the sense of smell. अब इन लॉन्गर स्नाउट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसको फासला मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है, जहाँ पे एयर को ट्रैवल करके इसके विंड पाइप के अंदर जाना है या इसके ट्रेकिया तक ट्रैवल करना है। तो जितनी ज़्यादा नेज़ल एपिथीलियम या ओल्फैक्टरी एपिथीलियम लंबी होगी या उसको ज़्यादा एरिया मिलेगा, उतनी ही गैसेस का एक्सचेंज अच्छा और आराम से पॉसिबल हो सकेगा। तो इनकी स्नाउट लंबा होने का एक फ़ायदा ये भी है कि इनकी रेस्पिरेटरी एपिथीलियम जो है उसका साइज़, उसका सरफेस एरिया जो है वो इनको इंक्रीज मिल गया है। अब हम आ जाते हैं इनके वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जहाँ से वर्टिब्रल कॉलम का स्टार्ट होता है, यानी स्कल की बैक से, बेसिकली स्कल की बैक के ऊपर एक ऑक्सीपिटल, सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है जिसके थ्रू इनका वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है। उस वर्टिब्रल कॉलम का नाम जो है वो सर्विकल एरिया है। सर्विकल उसके अंदर जो है वर्टिब्री एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियन ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी एम्फीबिया में हमने देखा था कि एक एक्सिस जो है वो सिंगल एक वर्टिब्रा है जो कि इसके सर्विकल रीजन के अंदर है, यानी उसकी गर्दन छोटी सी होती है एम्फीबिया के अंदर। जबकि अगर आप रेप्टाइल्स के अंदर देखेंगे तो इनकी गर्दनें भी लंबी होती हैं। उसकी वजह यही है कि इसके सर्विकल रीजन में या सबसे शुरू वाले रीजन के अंदर ज़्यादा इसकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रा एग्जिस्ट करते हैं। Reptiles have more cervical vertebrae than do amphibians. The first two cervical vertebrae, atlas and axis, provide greater freedom of movement for the head. सबसे पहले रीजन के अंदर जो दो पहले वर्टिब्रा हैं उनके नाम एटलस हैं और एक्सिस हैं। एटलस नंबर 1 और एक्सिस है नंबर 2। तो इनका काम क्या होता है? एटलस बेसिकली नॉडिंग के लिए या ऊपर नीचे स्कल को मूव करने के लिए, जबकि एक्सिस जो है वो उसके स्कल को रोटेट करने के लिए काम करता है। Axis is modified for rotational movements. A variable number of other cervical vertebrae provide additional neck flexibility. यानी इसकी नेक रीजन के अंदर सिर्फ ये दो वर्टिब्रे नहीं है बल्कि इनके अलावा और भी हो सकते हैं। जितने वर्टिब्रे होंगे उतनी ही फ्लेक्सिबल इसकी नेक रीजन होगा। उसके बाद आ जाए रिब्स के रीजन में। रिब्स के हवाले से सबसे अगर ऑर्डर वाइज हम देखते हैं, सबसे पहले हमने टेस्टुडाइन्स या टर्टल्स का ऑर्डर पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि रिब्स जो हैं वो फ्यूज़ हुई हुई हैं किसके साथ? उसके जो बेसिकली एक्सटर्नल स्केलेटन है जिसको हम कैरापेस कहते हैं या प्लेस्ट्रॉन कहते हैं, उसके एक्सटर्नल शेल्स, उनके साथ उसकी फ्यूजन हुई हुई है और उसको वहाँ पर सपोर्ट दी गई है रिब्स के थ्रू। Those of turtles and the flying dragon were described previously. The ribs of snakes have muscular connection to the large belly scales to aid locomotion. फिर हम देखते हैं स्नैक्स के अंदर, स्नैक्स की जैसे मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इनके अंदर जो जितनी भी रिब्स होती हैं उनका बाहर वाले स्केल्स के साथ कनेक्शन होता है, राब्ता होता है, जो कि लोकोमोशन को हेल्प प्रोवाइड करता है। Cervical vertebrae of cobras have ribs that may be flared in aggressive displays. कोबराज के अंदर जो आप उसका देखते हैं कि जब फन फैला लेता है या ऊपर उठकर वो अपने आप को एग्रेसिवली शो करता है, एग्रेसिवनेस अपनी, बेसिकली वो उसके उसी ऊपर वाले रीजन के अंदर मुख्तलिफ रिब्स होती हैं जो कि एक्सटेंड कर जाती हैं और उसका फन फैलाना जो है वो बेसिकली उन्हीं रिब्स की वजह से होता है। 2 or more sacral vertebrae attach the pelvic girdle to the vertebral column. उसके बाद ये है कि जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ हम जाएं, आखिरी रीजन में जिसको हम सेक्रल रीजन कहते हैं, वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सेक्रल वर्टिब्रे होते हैं जो कि पेल्विक गर्डल यानी पिछली टांगों वाले जोड़ जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। द कॉर्डल वर्टिब्रे ऑफ मैनी लिजर्ड्स पोजेस अ वर्टिकल फ्रैक्चर प्लेन। अगर आप लिजर्ड्स की बॉडी में देखें, लिजर्ड्स की बॉडी में जहाँ पे इसके कॉर्डल वर्टिब्री यानी टेल के जहाँ पे वर्टिब्री होते हैं वहाँ पर एक वर्टिकल फ्रैक्चर प्लेन होती है। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जब भी इसको कोई थ्रेटनिंग जो है वो सिचुएशन फेस करना पड़ती है, कोई प्रेडेटर इसके सामने होता है, तो अपनी इस फ्रैक्चर प्लेन के थ्रू, इस वर्टिकल फ्रैक्चर प्लेन के थ्रू अपनी टेल को अपनी बॉडी से अलग कर लेती है। इस प्रोसेस को, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही किसी पार्ट को काट देता है या अलग कर देता है, उसको हम ऑटोटोमी कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, टोमी मीन्स टू ब्रेक डाउन। तो अपने सेल्फ को, अपनी बॉडी के पार्ट को ही तोड़ देता है या उसको अलग कर देता है, इसको हम ऑटोटोमी कहते हैं। तो लिजर्ड्स के अंदर यह खासियत है कि वो अपनी इस वर्टिकल फ्रैक्चर प्लेन जो कि बेसिकली इसके कॉर्डल वर्टिब्री के स्टार्ट पे होती है, वहाँ से अपनी जो टेल है उसको अपनी बाकी बॉडी से अलग कर लेता है। अक्सर आपने देखा हुआ होगा कि कुछ लिजर्ड्स जो हैं वो आपको टेल के बगैर नज़र आती हैं। तो वो उसी सिचुएशन में जब वो थ्रेटन